हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम 5 जनवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है फ्लाइट का, और ये अपने आप में एक मेजर बूस्ट है फॉर नॉर्दर्न आंध्रा। इस आर्टिकल में आपको मैं समझाऊंगा ये भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कैसे बना है, क्या ये ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है या इसके पहले यहाँ पे कुछ था, और इससे कनेक्टेड कैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस एयरपोर्ट का, किस तरीके से ये नॉर्थ आंध्रा की हिस्ट्री में और आगे आने वाले वहाँ की जो इकोनॉमी है वहाँ पे कैसे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, किस तरीके से वहाँ पे और बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो सब कुछ आपको इस आर्टिकल में समझाऊंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सेंटर ने रिलैक्स किया है डीप टेक स्टार्टअप्स के रिगार्ड में जो नॉर्म्स होते हैं। तो जो फंडिंग नॉर्म्स, जो फंडिंग की बात होती है डीप टेक स्टार्टअप की, उनको लेकर के सेंटर ने नॉर्म्स को थोड़ा सा ईज आउट कर रखा है, और ये किया गया है अंडर DSIR स्कीम। यहाँ पे आपको मैं समझाऊंगा DSIR स्कीम क्या है, कैसे वर्क करती है, इसका क्या इम्पैक्ट है, और जो फंडिंग नॉर्म्स को ईज किया गया है वो कैसे डीप टेक स्टार्टअप के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा, वो मैं आपको समझाऊंगा इस आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है ओलिव रिडले टर्टल के ऊपर। यहाँ पे उनके नेस्टिंग सीजन में कुछ टर्टल की डेथ्स की वजह से थोड़ा सा कंसर्न स्टार्ट हुआ है। यहाँ पे आपको बताऊंगा कहाँ कहाँ पे इनकी नेस्टिंग हो रही है करेंटली, और ओलिव रिडले टर्टल है क्या, बाकी जो टाइप्स के टर्टल होते हैं उनका रेफरेंस आपको बताऊंगा सबसे बड़ा। फिर यहाँ पे जो कनेक्टेड यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जम्मू एंड कश्मीर ने रूल्स को टाइटन किया है, स्पेसिफिकली जो कोरियर सर्विस होती है वहां पे, ताकि वहां पे जो ड्रग ट्रैफिकिंग है उसको कर्ब किया जा सके, टैकल किया जा सके। यहां पे आपको मैं एनडीपीएस एक्ट के बारे में समझाऊंगा, उसका रेफरेंस यहां पे दूंगा जिससे आपको एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो सके। नेक्स्ट आर्टिकल एक एडिटोरियल है जो बात करता है वुमेन के ऊपर, कि जो वुमेन अनपेड हैं, इमोशनल और केयर लेबर जो होती है वो किस तरीके से आज के करंट सिनारियो में बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड है। क्यों इसको इनविजिबल बर्डन कहा जा रहा है वो मैं आपको समझाऊंगा। ये आप जीएस पेपर 1 में जो रोल ऑफ वुमेन है, वुमेन ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे यूज कर सकते हैं, जीएस पेपर 2 में यूज कर सकते हैं, 3 में जो इंक्लूसिव ग्रोथ का सेक्शन है वहां पे यूज कर सकते हैं। फिर आप नोटिस करोगे यहाँ पे क्वेश्चन केयर इकोनॉमी और मोनेटाइज्ड इकोनॉमी पूछा गया है। अब ये जो सेक्शन है केयर इकोनॉमी का, वो यहां पे मैं कवर करूंगा कि केयर इकोनॉमी क्या होती है, कैसे ये जो आर्टिकल डाला गया है इसके अंदर केयर इकोनॉमी के ऊपर बात की गई है। आपको मैं इन डिटेल समझाऊंगा कि किस तरीके से जो केयर इकोनॉमी है वो इम्पैक्ट डालती है, स्पेसिफिकली देखा जाए जो आपकी मोनेटाइज्ड इकोनॉमी है उसके ऊपर। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अब पहला आर्टिकल पहले मैं आपको टू द पॉइंट जो न्यूज में है वो बताता हूं। आपको पता क्या होना चाहिए फ्रॉम पेपर्स पर्सपेक्टिव, भोगापुरम। जब कभी भी मैं आर्टिकल समझाता हूं वहां पे मैं आपको स्पेसिफिकली बोलता हूं कि ये पढ़ लेना, ये पेपर के लिए जरूरी है, और जब मैं बोलता हूं दैट मींस वहां पे क्वेश्चन यूपीएससी ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जरूर पूछे होंगे। अब यहां पे क्या है, एयर इंडिया ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया है एक वैलिडेशन फ्लाइट, मतलब भोगापुरम जो एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनाया गया है विजयनगरम आंध्र प्रदेश में, वहां पे लैंडिंग हुई है एयर इंडिया की। अब यहां पे जो एयरक्राफ्ट आया यहां पे बाकी लोग भी थे, जिसमें यूनियन सिविल मिनिस्टर भी थे। 3.8 किलोमीटर का जो रनवे था उसके ऊपर लैंडिंग हुई है इस प्लेन की। तो आपको पता क्या होना चाहिए भोगापुरम एयरपोर्ट के बारे में। अब ये जो एयरपोर्ट बना है ये ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है जो कि डेवलप किया जा रहा है GMR विशाखापट्टनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के द्वारा। अब यहां पे क्या है, 96% ऑफ द कंस्ट्रक्शन वर्क जो हुआ है वो कंप्लीट हो चुका है, और ये ऑपरेशनल एक बार जब हो जाएगा तो यहां पे डेली अप्रोक्सीमेटली 200 फ्लाइट्स ऑपरेट करेंगी। 20,000 टन्स ऑफ कार्गो एनुअली यहां पे क्या होगा, इसमें जाएगा, और इससे क्या होगा इम्पैक्ट, ट्रेड में बूस्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत ज्यादा यहां पे ब्रॉडन अप हो जाएंगी। ठीक है, अब यहां पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, एक पहला है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। तो यूपीएससी में क्या पूछ सकते हैं, यूपीएससी पूछ सकते हैं भोगापुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट क्या एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट है या फिर नहीं है।
ठीक है। अब अगर ध्यान देंगे इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो विशाखापट्टनम एयरपोर्ट है उसमें डीकंजेशन लाने में मदद करेगा। कैसे? क्योंकि विशाखापट्टनम एयरपोर्ट में बहुत ज़्यादा कंजेशन हो चुका है। तो जब ये एयरपोर्ट ऑपरेट करने लग जाएगा तो इससे क्या होगा, इससे वहाँ डीकंजेशन होगा और यहाँ पे जो एयर टॉप ट्रैफिक है उसमें भी धीरे धीरे सपोर्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। एज अ ग्रोथ इंजन की तरीके से काम करेगा नॉर्दर्न आंध्रा के लिए, रीजनल कनेक्टिविटी और ज़्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगी। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, व्हाट इज अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट। जब कभी कहीं पर भी लिख रहा है ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट या ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट, इसका मतलब क्या है कि जहां पे वो प्रोजेक्ट बन रहा है जिस लैंड के ऊपर, उसके पहले वहां पे कुछ भी नहीं था, कोई भी ह्यूमन मेड या फिर कोई भी ह्यूमन इंड्यूस डेवलपमेंट वहां पे नहीं हुआ होगा, तभी उसको ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट कहा जाता है। तो अगर कह रहे हैं कि ये ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है, इसका मतलब क्या है, जिस जगह पे ये बना है, इस जगह पे, यहां इसके पहले जमीन पे कभी भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, मतलब ये नेचर की भूमि को साइड करके बनाया गया है। ठीक है। अब यहां पे क्या है, ये अलाउ करेगा मॉडर्न डिजाइन को, लॉन्गर रनवे को और स्मार्ट टर्मिनल्स यहां बने, क्योंकि एकदम स्क्रैच से बनाया जा रहा है। इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा, इकोनॉमिक लेवल पे इंपैक्ट पड़ेगा, जॉब्स बहुत बड़े लेवल पे क्रिएट होंगी, ट्रेड एंड लॉजिस्टिक्स भी ब्रॉडन अप होगा, टर्मिनल्स बनेंगे कार्गो को लेकर के जो बूस्ट करेंगे एग्रीकल्चर और मैरीन एक्सपोर्ट को, टूरिज्म भी बढ़ेगा, रीजनल बैलेंस और ज्यादा होगा। जब एक जहां पे ज्यादा एक अच्छे तरीके से ऑपरेशन होगा फ्लाइट्स का, तो जो रीजनल डिस्पैरिटीज है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश को देखा जा रहा है थोड़ा बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म होता है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर, लेकिन जब ये एयरपोर्ट बन जाएगा तो वहां पे डेवलपमेंट भी साथ ही साथ चलेगा लेकर के। ठीक है। अब ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के मतलब क्या होता है, वही सेम चीज, एकदम नया प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया जाता है बिल्कुल स्क्रैच से, और कहां पे, जो कि आपकी अनडेवलप्ड लैंड होती है, यहां पे बिल्ड होता है, कोई भी प्रीवियस फैसिलिटीज या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं एग्जिस्ट करता है यहां पे। ठीक है। यहीं पे एक शब्द होता है जो आपका ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट होता है, इसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज होती है उसको ब्रॉडन अप किया जाता है। ठीक है। अब बोलो सर इतना सब कुछ आपने क्यों बताया, रीजन है 2024 का क्वेश्चन, आप खुद देखिए क्या पूछा गया है, कंस्ट्रक्टेड एज ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, यही सेम चीज यहां पूछी गई, नहीं पूछी गई, आप देखो ध्यान से क्या लिखा है, भोगापुरम क्या है, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट है, तो यूपीएससी में डाल सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे कौन कौन सा है, तो कुशीनगर, डोनियोपोलो और आपका विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपको पता है विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो ऑलरेडी एयरपोर्ट है, ठीक है, तो अभी कंस्ट्रक्ट हुआ है रिसेंट पास में, तो क्या बोलोगे, आपका डोनियोपोलो और आपका कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है ये आपका ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल में। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है ओलिव रेडले सी टर्टल्स जो हैं वो एक्टिवली नेस्टिंग कर रहे हैं अलोंग विशाखापट्टनम और अनकपल्ली कोस्ट लाइन पे, अभी उनका पीक सीजन चल रहा है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे 3 डेड ओलिव रेडले टर्टल्स की डिस्कवरी से इस इलाके में बहुत ज्यादा सीरियस कंसर्न रेज हो चुका है। एक्सपर्ट्स ने इस चीज को सस्पेक्ट किया है कि इनकी डेथ हुई होगी या तो फिशिंग नेट में फंस के, और ये जो चीज है इसकी वजह से क्या हो सकता है, एक ब्रॉडन अप, एक बहुत ज्यादा ध्यान आ सकता है कि जो कंजर्वेशन किया जा रहा है ओलिव रेड टर्टल का, क्या उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है। और इसी चीज को जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उन्होंने डिमांड किया है कि प्रॉपर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट होना चाहिए आंध्र प्रदेश मैरीन फिशिंग रेगुलेटिंग एक्ट का, स्पेसिफिकली उन इलाकों में जहां पे ओलिव रेडले टर्टल होते हैं उसमें फिशिंग को बैन कर देना चाहिए एब्सोल्युटली। ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस बात को कहा है कि हम 4 नेस्टिंग जोन्स को बनाएंगे और हैचरीज बनाएंगे, और ये कोलैबोरेशन किया जाएगा ट्री फाउंडेशन के साथ। अब यहाँ पे मेन की पॉइंट क्या है, जो ओलिव रेडले टर्टल की नेस्टिंग साइट्स है, जो उनका नेस्टिंग सीजन होता है, उसमें अगर नेस्टिंग जोन्स बनेंगे तो ये जो डेथ हुई है ऐसे इंसिडेंट्स देखने में, या फिर ऐसे इंसिडेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाएगी। ठीक है। अब बात किया जाए ओलिव रेडले टर्टल के ऊपर, और अब ध्यान देंगे तो ये स्मॉलेस्ट और मोस्ट अबंडेंट है सभी सी टर्टल की स्पीशीज में, ये जो ओलिव रेडले टर्टल्स होते हैं। इनको जाना जाता है अपनी मास नेस्टिंग के लिए, इनकी मास नेस्टिंग का नाम क्या है, एरीबाडा कहा जाता है, जो कि बीचेस पे होते हैं, ये ओमनीवर्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। यूपीएससी में ऐसे लिख सकते हैं सम टर्टल्स आर ओमनीवोरस, तो वहां पे अगर ऐसे लिखा हो तो आप समझ जाइएगा कि ये ओलिव रेडले टर्टल के ऊपर भी बात हो रही है। ठीक है। फिर यहाँ पे हैबिटेट देखा जाए तो ट्रॉपिकल ओशियंस में जनरली पाए जाते हैं। कंजर्वेशन स्टेटस मैंने यहाँ पे लिख दिया, वल्नरेबल है, शेड्यूल 1 में लेकर के आते हैं। फिर क्वेश्चन देखिए क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया, यहाँ पे ओलिव रेडले टर्टल की मेंशनिंग की गई है, ऑल्दो ये आंसर नहीं है, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कभी भी जो गलत ऑप्शन है उस गलत ऑप्शन पे भी आपको ध्यान देना होगा कि कहीं उस
उससे करेक्ट बना करके नेक्स्ट बार ना पूछ लिया जाए। फिर अगर आप नेक्स्ट टर्टल की बात करें, लॉगर हेड टर्टल, ये क्या है? ये जाना जाता है अपने लार्ज हेड और स्ट्रॉन्ग जॉस के लिए। ये हार्ड शेल्ड प्रे जैसे क्रैब्स और मोलस्क को ये कंज्यूम करता है। यहाँ पे वही सेम चीज लिखी गई, क्या लिखा है? सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोरस, सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोरस। फिर अगर ध्यान दोगे इनका हैबिटेट क्या है, ये इंडिया में रेयर है, जनरली ऑफ शोर वाटर्स में इनको देखा जाता है। ठीक है, अब अगर ध्यान दोगे क्वेश्चन यहाँ पे स्ट्रेट अवे ऐसे ही पूछा गया है, अगर कुछ जो आपके टर्टल्स हैं वो ओमनीवोरस है तो कुछ हर्बीवोरस भी होंगे ना टर्टल्स, कुछ आपके कार्निवोरस भी होंगे। तो इस वजह से आपको ध्यान रखना है, कभी भी यूपीएससी में लिखा है सम आर लाइक दिस, तो वहां पे थोड़ा सा आप सचेत होइए, क्या पता वहां पे वो स्टेटमेंट सही हो। ठीक है, चलो अब इसी में एक और टर्टल होता है, ये क्या है आपका? लेदर बैक टर्टल। ये सी टर्टल की स्पीशीज में लार्जेस्ट टर्टल कहा जाता है। ठीक है, ये इसके शेल जो होते हैं हार्ड नहीं होते बट ये लेदरी होते हैं, ये डीपेस्ट डाइव कर सकता है। तो सभी टर्टल की कैटेगरीज में इनके पास ये एक बहुत ही एक्सक्लूसिव आप कह सकते हो, इनका जो हैबिट होती है डीप डाइव करने की। हैबिटेट में अगर बात की जाए, ओपन ओशन में, स्पेशली अंडमान निकोबार में लेस्टिंग के लिए इनको देखा जाता है अक्सर। ठीक है, तो ये हो गया लेदर बैक टर्टल ऊपर। यहीं पे इंडियन स्टार टॉर्टोइज होता है, वो क्या होता है? उसमें स्टार लाइक, जैसे आप नोटिस कर रहे हो, स्टार लाइक पैटर्न बना होता है जनरली, और ये लैंड ड्वेलिंग टॉर्टोइज होते हैं। यूपीएससी में बोल देंगे जो स्टार टॉर्टोइज हैं भाई साहब, ये आपके क्या है? डीप ओशंस में पाए जाते हैं। तो आपको सचेत हो जाना है कि वहां पे डीप ओशन नहीं है, ये आपका लैंड ड्वेलिंग टॉर्टोइज जनरली कहे जाते हैं। और इनको इलीगल पेट ट्रेड में काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी होती है, क्योंकि इनका लुक ऐसा होता है, तो इनको काफी डोमेस्टिकेशन कह सकते हो, या फिर इनको पेट बनाने में काफी ज्यादा इनका यूज होता है। ठीक है, अब यहां पे कंजर्वेशन स्टेटस भी सेम आपको ध्यान रखना होगा, आईयूसीएन में वल्नरेबल है, साइट्स में अपेंडिक्स 1 में डाला गया है इसको। अब यहां पे सेम चीज देखिए 2013 के क्वेश्चन में, स्टार टॉर्टोइज, मॉनिटर लिजर्ड, पिग्मी हॉग, स्पाइडर मंकी। तो अब ध्यान दोगे स्टार टॉर्टोइज के ऊपर पूछा गया, स्पाइडर मंकी इंडिया में नहीं पाया जाता, सो 1 2 3 इज द राइट वन। ये सेम क्वेश्चन जो वहां पे था मैंने यहां पे मेंशन कर दिया है ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो सके। चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल बात कर रहा है, सेंटर ने रिलैक्स किया है एलिजिबिलिटी नॉर्म फॉर डीप टेक स्टार्टअप्स, ताकि उन्हें फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल सके। कहां से? फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जो अभी तक का 3 ईयर की एक क्राइटेरिया थी कि 3 साल तक भैया आप रहो तब आपको यहां पे फंडिंग मिलेगी, बट अब उसको हटा दिया गया है। जो एलिजिबल स्टार्टअप्स होंगे उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल पाएगी 1 करोड़ तक। ठीक है, अब यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो आपको पता होना चाहिए, डीप टेक स्टार्टअप्स क्या होते हैं? डीप टेक स्टार्टअप्स वो बेस होते हैं कोर साइंटिफिक रिसर्च और एडवांस इंजीनियरिंग के ऊपर। ये सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स और रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को बाय यूजिंग ब्रेक थ्रू ट्रैक। ठीक है, अब यहां पे अगर ध्यान देंगे कुछ इसके की फीचर्स को, तो यहां पे स्ट्रॉन्ग आर&डी और पेटेंट्स इसके फीचर होते हैं, लॉन्ग डेवलपमेंट टाइम होता है, हाई टेक्निकल रिस्क और हाई इंपैक्ट भी होता है। अगर मैं कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स बताऊं तो एआई, मशीन लर्निंग इसमें एग्जांपल आएगा। यहां पे बायोटेक, जेनोमिक्स, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, स्पेस टेक, एडवांस मटेरियल एंड रोबोटिक्स, ये सब एग्जांपल हैं जो कि डीप टेक स्टार्टअप में आएंगे। तो गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने इनकी फंडिंग को ईज करने के लिए ये नॉर्म्स निकाले हैं। ठीक है, ताकि उनको फंडिंग मिल सके और डीप टेक स्टार्टअप और ज्यादा अच्छे से होंगे। आर&डी जब अच्छा होगा तो इंडिया विकसित भारत की तरफ और स्पीड से बढ़ेगा। इसका इंपैक्ट क्या होगा? अर्ली स्टेज बूस्ट मिलेगा, इनोवेशन और फास्ट हो जाए क्योंकि पैसा रहेगा, स्टार्टअप्स और ज्यादा एंटर करेंगे, एंट्री बैरियर जब लोअर कर दिए जाएंगे, कमर्शियलाइजेशन हो जाएगा, लैब टू मार्केट ट्रांजिशन जो होगा वो और ज्यादा स्पीड अप हो जाएगा। अगर स्पेसिफिकली बात की जाए जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजीज होती हैं, आत्मनिर्भर भारत, जॉब्स एंड स्किल, ये दोनों साथ ही साथ अच्छे तरीके से पॉजिटिव फॉर्म में इंपैक्ट होंगे, ये जो स्टेप गवर्नमेंट ने लिया है। ठीक है, अब आप ध्यान दीजिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया, यूपीएससी ईएससी 2015 में क्वेश्चन पूछा है, एज इट इज डाला गया टेक प्रमोशन डेवलपमेंट एंड यूटिलाइजेशन प्रोग्राम इंप्लीमेंटेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च हैज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट। तो अभी मैंने आपको बताया इंडस्ट्रियल आर&डी प्रमोशन प्रोग्राम होगा, फ्लैगशिप होगा, आईटी एंड ई गवर्नेंस इसके अंदर नहीं होगा। यहां पे बात किसकी हो रही है? ये बात कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च की। यहां पे आईटी ई गवर्नेंस नहीं आएगा, तो आप 1 और 2 इज द राइट वन बोलेंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल में आपको पहले एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूं। जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन ने स्ट्रिक्ट डायरेक्शंस दिए हैं जो कोरियर्स, पार्सल, लॉजिस्टिक्स वाली सर्विसेज हैं जम्मू कश्मीर में,
में, ताकि प्रिवेंट की जा सके ड्रग ट्रैफिकिंग को। अब जो कोरियर कंपनीज होती हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है कि भैया आप नारकोटिक्स ड्रग्स को या फिर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस को बिल्कुल भी एक जहां से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट नहीं करोगे विदाउट वैलिड परमिट, और ये किया गया अंडर एनडीपीएस रूल्स। ठीक है, अब आपको यहां पे जो पॉइंट बताया गया, जो ऑर्डर इशू किया गया है अंडर 163 भारतीय न्याय संहिता के अंडर में डाला गया है, और जो प्रोविजंस है एनडीपीएस एक्ट के, यहां पे पुलिस वेरिफिकेशन को मैंडेटरी किया गया है। कंपनीज को ट्रेन करना होगा, अपने स्टाफ्स को बताना होगा कैसे वो सस्पिशियस कंसाइनमेंट को आइडेंटिफाई करें, किस तरीके से रिपोर्टिंग की जाए उसकी, और यहां पे इन चीजों का और अच्छे तरीके से इसको फॉलो किया जा सके तो उसके लिए स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज, जो कंसाइनमेंट है उनको सीज करने के भी प्रोविजंस डाले गए हैं। अब यहां पे अगर आप ध्यान दोगे, आर्टिकल मैंने पिक क्यों किया, पहला रीजन है एनडीपीएस एक्ट 1985। तो एनडीपीएस एक्ट का मतलब क्या है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इसका ऑब्जेक्टिव होता है कंट्रोल करना, रेगुलेट करना और प्रिवेंट करना प्रोडक्शन, पोजेशन और ट्रैफिकिंग, कंजम्पशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस। अगर अथॉरिटीज की बात की जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पे रूल्स को फ्रेम करती है, स्टेट गवर्नमेंट यहां पे एनफोर्समेंट करती है, और यहीं पे नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिसे आप एनसीबी भी कहते हो, वो एपेक्स सेंट्रल एजेंसी होती है ड्रग लॉस को एनफोर्स करने के लिए। ठीक है, चलिए अब यहां पे की फीचर्स की बात की जाए, ये ऑब्वियसली आपको मैंने पहले ही बता दिया है, पेनाल्टीज स्ट्रिक्ट होती है, यहां पे क्वांटिटी बेस्ड पनिशमेंट होगी। अगर आपने स्मॉल, इंटरमीडिएट, कमर्शियल जिस लेवल पे भी होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट यहां पे मिलेगी। यहां पे अलाउ होता है सर्च, सीजर और अरेस्ट विदाउट वारंट, बट यहां पे सेफगार्ड्स भी अवेलेबल होते हैं। और जो रिलेटेड लॉज आपको थोड़े बहुत देखने होंगे, एनडीपीएस रूल हो गया, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 भी यहां पे है, और बीएनएसएस 23 जो प्रोसीजरल पावर्स मिली है उस ये भी इसके अंडर में आएगा। तो ये जो आपको मैंने बताया जम्मू एंड कश्मीर का, इसको आप इंटरनल सिक्योरिटी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, उस सेक्शन में कि अगर कभी भी ड्रग्स का इस्तेमाल होगा तो उससे जो फंडिंग होगी उससे इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो सकती है, और वो इंपैक्ट करेगी भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये नेक्स्ट आर्टिकल इसी पे फ्रेम हो गया है। नेक्स्ट आर्टिकल अब हम बात करेंगे, ये आर्टिकल बात करता है इनविजिबल बर्डन के ऊपर। अब यहां पे पॉइंट क्या है आप पहले वो समझिए। यहां बात हो रही है वुमेन लेबर्स के ऊपर, स्पेसिफिकली जो अनपेड डोमेस्टिक केयर, इमोशनल और मेंटल लेबर्स होती है, स्पेसिफिकली वुमेन लेबर की बात की जाए तो ये क्या होता है, हिस्ट्री में बोलते हैं ना, इतिहास गवाह है, ये हमेशा से ये सब जो वर्क है वुमेन का, जिस स्पेसिफिकली बात की जाए डोमेस्टिक केयर, इमोशनल, मेंटल, ये सब इतिहास से हमेशा इनविजिबल रहा है और अंडर वैल्यू रहा है। इसका सेंट्रल रोल तो हमेशा रहा है, अगर फैमिली सस्टेन नहीं करेंगी तो इकोनॉमी भी सस्टेन नहीं करेगी। लेकिन ये जो आपको पॉइंट देखने को मिल रहा है, इनविजिबल चीजें, इन सब ने इसका बहुत सेंट्रल रोल रहा था सस्टेन करने के लिए फैमिलीज को और इकोनॉमीज को। अगर ग्लोबली बात की जाए, वुमेन 2.8 आवर्स मोर स्पेंड करती हैं रोज मेन से, ठीक है, अनपेड केयर वर्क के ऊपर। अगर कुछ कंट्रीज की बात की जाए जिन्होंने कुछ स्पेसिफिक एक्शन ले रखे हैं, बोलीविया, ट्रिनिडाद टोबैगो, अर्जेंटीना। बोलीविया ने क्या कहा है, इन्होंने हाउस वर्क को एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तरीके से यहां पे रिकॉग्नाइज कर रखा है। ट्रिनिडाद टोबैगो मैंडेट करता है काउंट करना और वैल्यू करना अंडरपेड वर्क को। इंडिया लैक करता है एक कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क, लेकिन कोर्ट ने अब धीरे धीरे डोमेस्टिक जो वुमेन का कंट्रीब्यूशन होता है उसको रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन अगर ट्रू रिकॉग्निशन चाहिए तो स्ट्रक्चरल चेंजेस की जरूरत पड़ेगी, जिसके अंदर शेयर्ड केयर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शेयर करना होगा मेन के साथ, पॉलिसी को और इंक्लूसिव बनाना होगा। जो अनपेड और इमोशनल लेबर है इनको भी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा बेसिकली। अब बात करते हैं जो वुमेन की लेबर है उनको क्यों अंडर वैल्यू रखा जाता है। पहली चीज क्या है, प्रोडक्टिव वर्सेस रिप्रोडक्टिव डिवाइड एक बहुत बड़ा कॉज है। केवल मार्केट बेस्ड पेड वर्क को ही काउंट किया जाता है, और मार्केट में क्या होता है, जो चीज प्रोडक्टिव होगी उसकी वैल्यू होगी और उसी को मार्केट में काउंट किया जाएगा। जो जनरली केयर वर्क होता है उसको देखा जाता है एक नेचुरल ड्यूटी। और क्या होता है, जो पैट्रियार्कल आइडियोलॉजी होती है वो भी एक बहुत बड़ा कॉज है। वुमेन लेबर को ट्रीट किया जाता है कि भैया ये तो मदरहुड का एक एक्सटेंशन है, ये कोई इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन नहीं है जो उनके द्वारा किया जा रहा है। फिर नेक्स्ट आ रही जीडीपी सेंट्रिक इकोनॉमी जो वर्क करती है। जो हमारे नेशनल अकाउंट्स होते हैं वो अनपेड लेबर को या इमोशनल लेबर को इग्नोर कर देते हैं, और वो क्या मानते हैं कि भैया जिस चीज को मेजर नहीं किया जा सकता उसको वैल्यू नहीं किया जा सकता। मेल ब्रेड विनर मॉडल भी इसके पीछे एक कॉज है, क्योंकि जो पॉलिसीज हैं वो प्रायोरिटाइज करती है मेल एम्प्लॉयमेंट को, और इससे साइडलाइनिंग हो जाती है
उन सब केयर वर्क की जो कि महिलाओं के द्वारा किया जाता है। प्राइवेटाइजेशन ऑफ केयर भी एक बहुत बड़ा कॉज है। कोई एक लीगल रिकॉग्निशन नहीं होता, इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो अनपेड डोमेस्टिक इमोशनल केयर होती है वो रिकॉग्नाइज नहीं हो पाती है प्रॉपर फॉर्म में, ठीक है। तो ये सारे कुछ रीजंस हैं कि क्यों वुमेन लेबर को अंडर वैल्यू माना जाता है, ये सारे कॉजेज हैं इनके, ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को आप एज इट इज यूज कर सकते हैं जीएस पेपर 1 में। अगर आप ध्यान देंगे रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन में, वहां पे ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो प्रिवेल कर रही हैं, इस एडिटोरियल से आप पिक कर सकते हैं। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।